हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होने वाला है फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवस्थाएं क्या है या शिक्षण के चरण क्या हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके पूरा होता है, यानी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने शिक्षण का मीनिंग बताया है, विशेषताएं बताई है, प्रकृति बताई है, परिभाषा बताई है और भी कई सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। एक अलग वीडियो में मैंने शिक्षण के प्रकार भी डिस्कस किए हैं, उनको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए, शिक्षण की अवस्थाओं को देखने से पहले हम समझ लेते हैं शिक्षण क्या है। ठीक है, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन शिक्षण क्या होता है? एक तरीके से सीखने में जो सहायता करे वही शिक्षण है। ठीक है, यानी टीचिंग क्या है? जो हमें अधिगम करने में सहायता करती है वही क्या कहलाती है? शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। या हम एक तरीके से और कह सकते हैं, अधिक जानकार व्यक्ति से कम जानकार व्यक्ति में ज्ञान का जब स्थानांतरण होता है, फिर जो माध्यम यूज हो रहा है ज्ञान के स्थानांतरण में, उसी को हम क्या कह रहे हैं? शिक्षण प्रक्रिया कह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने शिक्षण को डिफाइन किया। जैसे स्मिथ कहते हैं कि उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है शिक्षण। ऐसे वर्टन कहते हैं कि जो अधिगम है उसको मोटिवेट करने की प्रक्रिया या प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा है। थाइन ने कहा है अधिगम में वृद्धि होना ही शिक्षण है। तो कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने शिक्षण को इंट्रोड्यूस किया है। आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग जब सेकेंड ईयर में होंगे तब आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। उसमें क्या होगा? आपको शिक्षण करना पड़ेगा और मेन मोटिव आपका टीचिंग का ही है कि आप क्या करेंगे? टीचिंग करने जा रहे हैं और एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको वो वे पता होना चाहिए, वो रास्ता, वो तरीका पता होना चाहिए जिससे कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो हमारी अवस्थाएं हैं वो किसने दी हैं? जैक्सन ने दी हैं। जैक्सन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1996 में 3 स्टेप बताए, यानी 3 चरण बताए हैं किसके, या 3 अवस्थाएं बताई हैं शिक्षण की, जिससे कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। सबसे पहले इन्होंने बात की है प्री एक्टिव स्टेज की। प्री एक्टिव बात करते हैं, फिर ये कहते हैं इंटरएक्टिव एज की बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज की। यानी सबसे पहले ये कहते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था। अब पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है? आप क्लासरूम में जाने से पहले जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सर ने कहा कि बेटा कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है और तुम्हें घर से लेसन प्लानिंग करके लानी है। वो जो आप घर पे बैठ के लेसन प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या है? वो हमारी पूर्व क्रिया अवस्था में आएगी। यानी आप सोच रहे हैं घर पे बैठ के कि कल मुझे बच्चे को किस टीएलएम के थ्रू पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे खड़ा होना है, कब कौन से बच्चे को कौन सा रिप्लाई देना है। तो ये सारी चीजें जब टीचर सोचता है, क्लासरूम में जाने से पहले की जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है? पूर्व क्रिया अवस्था में आती है। यानी टीचर जो है वो क्लासरूम में अभी गया नहीं है, उससे पहले वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोगों से डिस्कशन कर रहा है, मतलब अपने आसपास के जो टीचर्स हैं या सहपाठी हैं, जो साथी हैं, उनसे भी डिस्कशन कर रहा है कि कितने अच्छे तरीके से बच्चों तक कंटेंट पहुंचाया जा सकता है। और ये भी सोच रहा है बैठ के कि बच्चों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, हम कौन से टॉपिक को क्यों पढ़ाएं, मतलब टॉपिक को पढ़ाने का कोई रीजन होना चाहिए ना, मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाएगा उस टॉपिक के थ्रू, वो सोच रहा है। और ऐसे यहाँ पे ना गोल सेट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? हमारी पूर्व क्रिया अवस्था में आती हैं। तो यानी अभी हम जान चुके हैं कि कक्षा में जाने से पहले की जो क्रियाएं होती हैं, हम क्लासरूम में टीचर अभी पहुंचा नहीं है, उससे पहले जो बैठ के प्लानिंग कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो किस में आता है? हमारा पूर्व क्रिया अवस्था, या हम कह सकते हैं प्री एक्टिव स्टेज में आ जाता है। साथ ही में यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जिसमें क्या हो रहा है? कक्षा में जाने से पहले जितनी भी क्रियाएं टीचर कर रहा है उसको हमने क्या कहा? पूर्व क्रिया अवस्था कहा, यानी प्री एक्टिव स्टेज कहा। साथ ही में यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टीचिंग प्लानिंग स्टेज। यानी यहाँ क्या करेगा? टीचर प्लानिंग करेगा कि बच्चों को कैसे बताना है, कौन सी टेक्निक का, कौन से उदाहरण देगा क्लासरूम में, कौन सी प्रविधि लगाएगा, टेक्निक लगाएगा, कौन सी युक्तियां लगाएगा, कौन से टीएलएम लगाएगा और वो कब लगाएगा। जैसे हम हर एक शिक्षण बिंदु में अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टीएलएम्स का यूज करते हैं, तो इसलिए भी वो क्या करेगा? व्यवहारिक रूप से लिख लेगा ताकि वो भूले नहीं कि उसे कब कौन सा स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो वो सब कहाँ हो रहा है? प्री एक्टिव स्टेज में हो रहा है।
यहाँ क्या करेगा, गोल सेट करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट करेगा, और जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हम कह सकते हैं बच्चे में किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। जब आप लेसन प्लानिंग करेंगे तब भी आप उसमें देखेंगे कि कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने बना रखे हैं, सामान्य और विशिष्ट भी होंगे। विशिष्ट में वो वाले उद्देश्य आ जाते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, और सामान्य में तो बच्चे की जो जनरल मतलब डेवलपमेंट है उसका, उसमें क्या क्या डेवलप होना चाहिए, उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी कितनी डेवलप हो पा रही है, उसकी भाषा का विकास कितना हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें हम सामान्य में रखते हैं। और विशिष्ट में हम क्या करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करते हैं, कॉपी में व्यवहारिक रूप से लिख भी लेते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके बेस पे बनाए जाएंगे, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है उसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, बच्चा किस स्तर का है, किस क्लास का है उसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, और सोसाइटी समाज के वैल्यू नॉर्म्स क्या हैं। यानी हम जो है बच्चे को इस तरीके से तैयार कर सकें, इस तरीके से बना सकें, हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं शिक्षण के माध्यम से बच्चों को, उसके माध्यम से क्या हो, बच्चा समाज के काम आ सके, बच्चा राष्ट्र के काम आ सके, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हम बनाएंगे जिससे कि क्या हो, बच्चे में सामाजिकता की जो भावना है या जो समाज के जो मूल्य हैं, जो गुण हैं, वो भी बच्चे में डेवलप हो सके, जो राष्ट्र की जरूरत है ना, तो वो चीजें उसके अंदर डेवलप हो सके। हम क्या करेंगे, प्री एक्टिव स्टेज में इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, सोचेंगे और लिखेंगे, तैयार करेंगे। कह सकते हैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अपने टॉपिक को भी क्या करते हैं, एक तरीके से चयन करते हैं, निर्णय करते हैं कि उन्हें कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। जैसे आप एसएसटी के टीचर हैं, ठीक है, तो आपको प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि क्या पढ़ाना है, कल संसाधन पढ़ाना है या एक्सेट्रा, खनिज संपदा पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है, या इतिहास से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, हिंदी के शिक्षक हैं तो उससे भी रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कल पढ़ाना क्या है। वो भी कहाँ आ रहा है, प्री एक्टिव स्टेज में आ रहा है। अभी आप क्लासरूम में गए नहीं है, प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लासरूम में जाने से पहले। करेंगे आप पूरा एनालाइज करेंगे कि आप पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, ताकि आप बच्चों तक अच्छा पहुंचा सके। मतलब आपको खुद पढ़ना जरूरी है। जब आप उस चीज को 10 बार पढ़ेंगे, उसमें कई सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जब आपके मन में खुद क्वेश्चन उठेगा, है ना। तो क्योंकि क्लासरूम में जाके टीचर को ऑलरेडी एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि कौन सा बच्चा क्या पूछ लेगा ये इसका कोई नहीं पता। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिकनेस रख रहा है, वो पता नहीं। और बच्चों का जो दिमाग है, वैसे भी जीन पियाजे ने कहा ही है कि वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी। तो क्या है, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए। और जस्ट अगर कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी और टॉपिक का पूछ रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो टीचर क्या कर रहा है, पहले विश्लेषण कर रहा है ताकि वो बच्चे में उचित तरीके से व्यवहार में परिवर्तन कर सके। अब देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, बार बार शब्द इसलिए आ रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लर्निंग को इसी चीज से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से टॉपिक को पेश करेगा, प्रस्तुत करेगा। जैसे मैंने शिक्षण वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया है, उसके बाद डेफिनेशन बताई है, उसके बाद नेचर बताया है, उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। तो मैंने क्या किया, पहले प्लानिंग की होगी बैठ के मैंने, है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का वो क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा। मैंने पूरा एनालाइज किया होगा, उसके बाद मैंने क्या किया होगा, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी। यानी आप पहले उदाहरण देंगे, या बच्चों को पहले डेफिनेशन बताएंगे, या बच्चों को पहले नेचर बताएंगे। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, बता रहा है, यहाँ लिख रहा है, सोच रहा है ना, कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा उस टॉपिक का, सीक्वेंस कैसा रहेगा। उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक का, मेथड का, एग्जाम्पल का, टीएलएम्स का यूज करेंगे, वो भी आप यहीं पे डिसाइड करेंगे। ये भी सोच रहे हैं कि मैं कौन से टॉपिक में कौन सा टीएलएम यूज करूंगा, या कौन से टॉपिक में कौन सी विधि लगाऊंगा, व्याख्यान विधि से समझाऊंगा, या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने प्लान को एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे। क्योंकि आप जब प्लानिंग करेंगे तो उसमें ये चीजें लिखी भी होती हैं कि आप कब, कहाँ पे, कौन सी टेक्निक, कौन से मेथड, कौन से एग्जाम्पल का यूज करेंगे। और जो आप टीएलएम यूज कर रहे हैं उसका भी आपको छोटा सा मिनिएचर वर्जन अपने प्लान में देना। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो अवस्था है वो है हमारी इंटरैक्टिव स्टेज। इंटरैक्टिव का मतलब इंटरैक्ट करना, यानी टीचर और स्टूडेंट, अब क्या है, टीचर जो है वो हमारा क्लासरूम में जा चुका है। यानी ये जो अवस्था है वो कैसी है, क्लासरूम में प्रवेश से
टॉपिक प्रस्तुत करने तक। यानी टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम में गया है और कोई टॉपिक बता रहा है, और जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये अवस्था भी एंड हो जाएगी, तब तक ये अवस्था चलेगी। यानी जो हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों से। बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही में टीचर्स कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी साथ में मिलके परस्पर क्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, साथ में अंतः क्रिया कर रहे हैं, तब जाके ये जो हमारी अवस्था है वो पूरी हो पा रही। ग्रीटिंग्स देगा या उसने जो प्लान प्रिपेयर किया है वो उसकी शुरुआत कैसे करेगा, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो कैसे पुट करेगा, तो वो सारी चीजें हमारी इंटरैक्टिव स्टेज में आ जाती हैं। यानी हमारी अंतः क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया का मतलब हम समझ रहे हैं जहां पे टीचर और स्टूडेंट साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक साथ मिलके वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटरैक्टिव स्टेज कहलाती है। यहाँ पे क्या होगा, टीचर और जो स्टूडेंट है वो साथ में कार्य कर रहे हैं और जो उद्देश्य बनाए गए थे उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि बच्चे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए, कि बच्चे में उन चीजों का डेवलपमेंट हो सके जो टॉपिक से रिलेटेड है ना, मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, ये कोशिश की जा रही है इंटरैक्टिव स्टेज में। यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को मोटिवेशन दी जाएगी, वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की हो सकती है, यानी शाब्दिक और शाब्दिक दोनों तरीके की क्या हो सकती है, यहाँ पे मोटिवेशन हो सकती है, बच्चों को कुछ काम दिए जा सकते हैं, टीचर मुंह से भी बोल के बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। जब बच्चा खुद से किसी कार्य को करेगा तो उसमें जो है प्रेरणा की भावना जागृत होगी, और साथ में यहाँ पे स्टिमुलस का भी यूज किया जाता है। स्टिमुलस आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान केंद्रित कर दे, आप रह ना पाए उस चीज को पाए बिना। जैसे खाना है वो एक स्टिमुलस का ही काम करता है, कि अगर आपने देख लिया फिर उसको खाए बिना आप रहेंगे नहीं। तो टीचर भी क्या करता है, कुछ ऐसे उद्दीपकों का ही इस्तेमाल करता है जिससे कि बच्चे में जिज्ञासा जागृत होती है और वो जानने के प्रति जिज्ञासु हो जाता है। तो कई सारे उद्दीपक जैसे टीएलएम्स का भी यूज किया जाता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, टॉपिक को पढ़ाता है, प्रेजेंट करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, साथ में बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ में करता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं, है ना। मतलब टीचर देखता रहता है बीच बीच में बच्चे की एक्टिविटी कितनी है, बच्चा कितना एक्टिव है ना, कौन सा बच्चा सुन रहा है, कौन सा बच्चा नहीं सुन रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, और टीचर क्या कर रहा है, गोल को जो उन्होंने गोल सेट किए हैं, यानी किस लिए उस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि शिक्षण की अवस्थाएं, तो ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो क्या होती है। बच्चा क्या करेगा, बच्चे में भाषा का विकास होगा, या बच्चा सामाजिकता सीखेगा, या टॉपिक की वजह से बच्चा संसाधन से क्या कर पाएगा, इंट्रोड्यूस हो पाएगा, रिसोर्सेस क्या है उनके बारे में जान पाएगा। तो ये क्या है, सारे गोल्स जो है वो टीचर क्या करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे बच्चों की सहायता से। साथ ही में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्लानिंग की गई है उसको वास्तविक रूप दिया जाएगा। साथ ही में क्या होगा, जो टीचर्स होंगे वो कक्षा के आकार की अनुभूति करेंगे। कक्षा के आकार की अनुभूति का मतलब ये है, टीचर्स क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, पूरे कक्षा में देखेंगे। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चों का मतलब ये है कि कुछ हाई आईक्यू के बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करते होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका आईक्यू लेवल कम होगा, कुछ पिछड़े बच्चे होंगे जो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे या फिर धीमे रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो टीचर क्या करेगा, एक सरसरी नजर से देखेगा और देखेगा कि कौन सा बच्चा शिक्षण में सहायता कर सकता है। देखिए, शिक्षण में सहायता का मतलब यह है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो दो लोगों के बिना नहीं हो सकती। दो लोग हों या दो से ज्यादा लोग हों तब शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो अगर आप कभी भी क्रिया कर रहे हैं तो बच्चा प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। तो अगर पिछड़े जो बच्चे हैं या कम आईक्यू वाले बच्चे हैं वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो टीचर पूरे क्लास में देखता है कि कौन सहायता कर सकता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, तो वो कहाँ है, कैसे है, तो वो पूरा एनालाइज कर लेता है एक बार में, यहीं पे कहा, इंटरैक्टिव स्टेज में। साथ ही में क्या होगा, वो यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढता है। बच्चे को कोई कठिनाई है या बच्चा सीखने में कमी महसूस कर रहा है तो उसका क्या करता है, निदान करता है। निदान करने का मतलब ये है, जानता है कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई आ रही है, तो उस हिसाब से अपनी शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं उसको चेंज करता है और बच्चे को बताता है और उसका उपचार करता है। निदान का मतलब जानना कि उसे किस क्षेत्र में कैसे कठिनाई आ रही है और उसको क्या करता है, उपचार देता है। पहले उसकी समस्या को जानना, समस्या को जान लेना ही निदान करना है, उसके बाद में उसको उपचार देना।
साथ ही में यहाँ पे पुनर्बलन दिया जाएगा, यानी रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि हम, ये नकारात्मक भी होता है, ये सकारात्मक भी होता है कि बच्चे ने, अगर आपने किसी क्वेश्चन को पुट किया और बच्चे ने उसका आंसर दे दिया तो आप क्लैपिंग करवा सकते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है ना, कि आज मेरे लिए क्लासरूम में तालियां बजी। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन वहीं बच्चा शैतानी कर रहा है तो आपने उसको एक ऐसे करके दिखा दिया, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आप नेगेटिव का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, या आपको क्लासरूम से, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको क्लासरूम से भी बाहर निकाला जा सकता है, या आपकी कॉपी पे नेगेटिव कमेंट्स भी लिखे जा सकते हैं। हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी उत्तर क्रिया अवस्था। अब हमारी जो टीचिंग की, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ा चुके हैं तो क्या हो रहा है, अब हम क्वेश्चन पुट करेंगे, यानी शिक्षण के समाप्त होने के बाद की प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चे ने कितना सीखा है, उसका क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। मूल्यांकन का मतलब ये है, जांचना है कि बच्चे को जो टीचर ने पढ़ाया है, जो टॉपिक बताया है, वो समझ में आया है कि नहीं आया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ समझा, कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, या वेस्ट चला गया। और जब मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चे का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, ये टीचर का मूल्यांकन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि जो हमने शिक्षण विधियां लगाई हैं, जो प्रविधियां लगाई हैं, या जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है, जो उसके खड़े होने का तरीका है, वो बच्चे पे इफेक्ट डाल पाया या नहीं डाल पाया। तो यहाँ पे क्या होगा, मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के लिए हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मौखिक रूप से पूछ सकते हैं यानी ओरली हम उनका टेस्ट ले सकते हैं, लिखित यानी रिटन टेस्ट ले सकते हैं, साथ ही में हम मापनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस हो रही है वो हमारी उत्तर क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज हो रही है, यानी शिक्षण के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जज किया जाता है, ये देखा जाता है, हम उद्देश्यों को बना रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उद्देश्य हैं वो कहां तक प्राप्त हुए हैं, और हुए हैं तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और अगर नहीं हुए हैं और बच्चा नहीं सीख पाया है या बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षण में कहां कमी रह गई, और शिक्षण की प्रक्रियाओं को, मेथड को, टेक्निक को, उदाहरण को, टीएलएम को कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये सारी चीजें कहां होती हैं, उत्तर क्रिया अवस्था में होती है। यहाँ पे बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है कि बच्चे ने कैसा किया है, कितना किया है, उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, उसका सामाजिक विकास कितना हुआ है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आपको समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वो किसने दी है, जैक्सन ने दी है, 1996 में दी थी। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। और इन्होंने कहा है कि जो हमारी प्री एक्टिव स्टेज है उसमें क्या होगा, हम प्लानिंग करेंगे, एक तरीके से अपनी टेक्निक को, मेथड को सेट करेंगे, और कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सारी चीजें हम प्री एक्टिव स्टेज में क्या करेंगे, सोचेंगे, जानेंगे। कह सकते हैं कक्षा में जाने से पहले ये सारी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक टीचर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है ना, या प्यूपिल टीचर कह सकते हैं, आप लोग बीएड में है तो हम कह सकते हैं। उसके बाद में इंटरेक्टिव स्टेज, इसमें इन्होंने कहा है कि टीचर क्या करेगा, जो गोल सेट है उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और बच्चों को मोटिवेशन देगा, साथ ही में उद्दीपक, स्टिमुलस देगा, यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और अगली स्टेज में, पोस्ट एक्टिव स्टेज में, इन्होंने कहा है कि जो पढ़ाया गया है उसका क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी बच्चों ने कितना कैसे सीखा है ना, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग पोस्ट एक्टिव में देखते हैं। साथ में हम समझें तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनका भी इवैल्यूएशन किया जाता है कि उनकी जो विधियां हैं, जो टेक्निक, जो मेथड है, वो किस तरीके से इफेक्टिव रहे हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों की हेल्प हो पा रही हो और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।